हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम फिर से बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। वी आर स्टार्टिंग द बेसिक सीरीज बेस्ड ऑन द बेसिक क्वेश्चन और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हम हाई लेवल की और अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ्स लॉ आर यूज टू कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों देखो, किरचॉफ्स लॉ का बेसिकली किस काम के लिए, आप सभी को पता है, सिंपल और पैरेलल सर्किट्स के लिए तो बनाया नहीं गया था। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसमें बहुत सारी रेजिस्टेंसेज वगैरह जुड़े हों, तो वैसे सर्किट्स में किरचॉफ्स लॉ का यूज़ किया जाता है एग्जैक्टली। तो किरचॉफ्स लॉ का बेसिकली यूज़ होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द किरचॉफ्स लॉ according to the Kirchhoff's law in the electric circuit, the algebraic sum of the current at any junction। जी हाँ बच्चों, किसी भी जंक्शन पे किरचॉफ्स लॉ का बेसिक क्वेश्चन, किसी भी जंक्शन पे आप अगर करंट निकालेंगे तो समीशन ऑफ ऑल द करंट एट द गिवन जंक्शन विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ एग्जैक्टली। तो आंसर हो जाएगा जीरो। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन विल बी जीरो। बच्चों इस क्वेश्चन को देख के आप ये बिल्कुल ना सोचे कितने आसान क्वेश्चन हैं। पहले हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट की जाती है, तो मैं बेसिक क्वेश्चन की सीरीज लाया हूँ। देन जस्ट आफ्टर दिस वन मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस, मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में, और ऑब्वियसली बेटा बेसिक क्वेश्चन का भी वेटेज होता है एग्जाम में 25%, जो आपका सही ही होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ आई एंड आर एज वेल एज रेजिस्टेंस एज वेल एज ईएमएफ का मतलब हो गया समेशन ऑफ ई। एग्जैक्टली बच्चों, क्या होता है बच्चों, देखो ये हमारा केवीएल है। केवीएल कहता है समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस प्लस ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। यहीं से बात निकल के आती है, समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू आई आर। बहुत बेसिक सा लॉ है। दिस इज किरचॉफ्स केवीएल, जिसको आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हो, दैट इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ। जी हाँ बच्चों, तो आप इसको केवीएल बोल सकते हो और इनका सम जो होगा वो जीरो होगा। तो इसने इसके सम के बारे में बात की है, सो वी विल टेक जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का मित्रों, दैट विल बी बी इन दिस केस। चलेंगे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द क्लोज सर्किट द वेक्टर सम ऑफ द टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू, वही वाली बात हो गई, ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ, एग्जैक्टली डायरेक्शन के साथ। बेटा वेक्टर सम नहीं बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, क्योंकि वेक्टर नहीं होता इसमें से कोई भी चीज़, तो बेसिकली एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो फोर्थ विल हैव सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है आपका, what determines the conventional direction of the product of current and resistance while applying the Kirchhoff's law। यस बच्चों किस बेसिस पे हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन प्रोडक्ट ऑफ करंट, मतलब हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे बिल्कुल नहीं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट से। जी हाँ, इधर पॉजिटिव होगा, ईएमएफ की डायरेक्शन में अगर करंट दे रहा होगा तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट में दे रहा होगा तो नेगेटिव होगा। मतलब हम लोग किसके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं मित्रों, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। सॉरी, यस, दिस इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बेसिक क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कह रहा है, ऑन सेंडिंग, यस बच्चों, ऑन सेंडिंग द करंट इन व्हीटस्टोन नेटवर्क, द नेटवर्क इज सेट टू बी बैलेंस्ड। ये साड नहीं है, सेट टू बी बैलेंस्ड इफ, कब होता है बेटा नेटवर्क हमारा बैलेंस, कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे। एक हमारे गैल्वेनोमीटर आर एस पी क्यू आर और एस, ये सारे रेजिस्टेंसेस वगैरह होते हैं। अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस होता है और गैल्वेनोमीटर के क्रॉस हम लोग करंट को जीरो लेते हैं, तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो सिक्स्थ विल गिव यू ए ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा ए। चलेंगे बच्चों सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव when all the four resistances are, यस बच्चों, जब सारे रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं बेटा, सेम ऑर्डर के रहते हैं। ऑर्डर मतलब क्या होता है, वी हैव टू, लेकिन उनका रेशियो सेम रहता है, तभी वो बैलेंस माना जाता है। यस बच्चों, और
रेशियो सेम होता है तो बैलेंस माना जाता है। और मोर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कब रहेगा, जब वो तकरीबन सेम ऑर्डर के रहेंगे। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसके डेप्थ में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो ज़्यादा सेंसिटिव, बैलेंस्ड क्या होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, मैंने बता दिया पहले वाले में। बट क्वेश्चन पूछ रहा है सेंसिटिव कब होगा। बेटा सेंसिटिविटी के लिए जो हमारे रेजिस्टेंसेज हैं वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन हमारा बेस्ड है मीटर ब्रिज के ऊपर। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि बहुत बेसिक ऊपर की कंटेंट ज़्यादा जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज टू गैल्वेनोमीटर टू शो द नल रीडिंग। यस बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज जनरली यूज्ड विद गैल्वेनोमीटर। जाहिर सी बात है बेटा, मीटर ब्रिज में यूज़ करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर को, कि गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन देता है तो उसको हम बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। यस, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, एक्यूरेसी ऑफ द मीटर ब्रिज इज मैक्सिमम व्हेन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट द मिड पॉइंट। यस, of the meter bridge of the bridge wire, exactly meter bridge wire. This is because बेटा देखो बेसिकली इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, आपको आंसर ध्यान रखना है, फालतू की चीज़ें नहीं। द एरर ड्यू टू द एंड रेजिस्टेंसेज इज मिनिमम। बेटा जो एंड रेजिस्टेंसेज जो होते हैं उनके थ्रू एरर मिनिमाइज हो जाता है, इसीलिए कंडीशन बोली जाती है जब सब सेम ऑर्डर के रहते हैं मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंसेज तो वो मैक्सिमम सेंसिटिव होता है, तो इसलिए एरर डिक्रीज हो जाता है अगर मिड पॉइंट पे पॉइंट मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम। 10th भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन द कैल्विन मैथड द फाइंडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। यस बच्चों, इन कैल्विन मैथड ऑफ फाइंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, यूज बैलेंस पॉइंट मेथड। जी बिल्कुल सही बात है, हम बैलेंस पॉइंट मेथड को गैल्वेनोमीटर वो यूज़ करते हैं। यस, मीटर ब्रिज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट यूज टू डिटरमाइन। मीटर ब्रिज इनमें से किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता बच्चों, रेजिस्टेंस के लिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कनेक्टिविटी, सबके लिए यूज़ किया जाता है कि रेजिस्टेंस से कनेक्टिव ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए हम मीटर ब्रिज का यूज़ नहीं करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग यस स्टेटमेंट। A potentiometer is a constant voltage device. पोटेंशियोमीटर कैसी डिवाइस होती है, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। ये गलत हो जाएगा, पहला ये स्टेटमेंट रॉन्ग मुझे लग रहा है। खैर, पोटेंशियोमीटर इज अ कांस्टेंट करंट डिवाइस, बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियोमीटर क्योंकि बेटा पोटेंशियोमीटर वायर में अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वोल्टेज हमें मिलता है ना, तो कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस कहना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं बैठता। अगला है पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल। पोटेंशियोमीटर का यूज़ हम लोग क्या, ईएमएफ, बिल्कुल सही बात है ये भी। अगला है द पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल ड्रॉप, बिल्कुल सही बात है। तो बी सी डी हमारा सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, रॉन्ग पूछा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है स्लाइड वायर ब्रिज, जो मीटर ब्रिज का दूसरा नाम होता है, डज नॉट ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज। बेटा व्हीटस्टोन तो मीटर ब्रिज होता ही होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर बॉक्स, ये 3 नाम होते हैं बच्चों स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज के। पोटेंशियोमीटर अलग प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यस, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज द नल पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू शिफ्ट बियॉन्ड द वायर। जी हाँ बच्चों, इनमें से कौन सा पॉइंट, नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा कंसेप्ट शिफ्ट कर सकता है वायर के बियॉन्ड द वायर, मतलब वायर के इधर या इधर। यस बच्चे, जब हम ऑक्सिलरी बैटरी, जो सप्लाई बैटरी लगाते हैं, उसका वोल्टेज बहुत लो होगा तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 बिलो ए ऑप्शन में भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा, द पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। यस, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एंड देन नो करंट फ्लोज इन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब किसके थ्रू करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर इज बेटर फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस देन द वोल्ट मीटर बिकॉज। क्यों ये उससे अच्छा है, क्योंकि बेटा एक्चुअली इसका रीज़न ये होता है कि पोटेंशियोमीटर की अपनी बैटरी सप्लाई अलग होती है, वो डिस्टर्ब नहीं करता है उसकी सप्लाई को, मतलब किसकी सप्लाई को, जिस वायर को। बच्चे एक ड्राइविंग बैटरी होती है पोटेंशियोमीटर में, और एक बैटरी जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर कहानी हमें चाहिए होती है, तो ये डिस्टर्ब नहीं करता, इसीलिए इसका आंसर एक्यूरेटली लॉन्ग वायर नहीं, इट इज ऑक्सिलरी बैटरी ऑफ लार्ज ईएमएफ, ये भी नहीं कह सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, गलत है ये तो। इट डज नॉट डिस्टर्ब द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। यस, जिस बैटरी के बारे में हमें जानकारी चाहिए उसके बारे में वो बिल्कुल भी
डिस्टर्ब नहीं करता उसको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए बेसिक जानकारियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन द पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल द बैलेंस पॉइंट हैज़ बीन obtained in fourth wire, it can be shifted to fifth wire। कैसे हम शिफ्ट कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है बेटा, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें पोटेंशियल, देखो बच्चे कि हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। अब आपको अगर पोटेंशियल को, देखो रेजिस्टेंस वायर में तो फिक्स है, रेजिस्टेंस वायर में फिक्स है, 1 2 3 4 मान लीजिए, या 5 वायर्स हैं। अब 0 से यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ 4th वायर में मिल रहा है, अब 4th से 5th में जाना है। अब आपने अगर करंट घटा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा सेम वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए। करंट जब घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज ऑप्शन ए 17 ए। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों, द पोटेंशियोमीटर वायर आर मेड अप ऑफ एलॉयज। पोटेंशियोमीटर वायर एलॉयज से बने होते हैं। पहला मतलब 18th का आपका पहला कंसेप्ट ये कह रहा है, एलॉयज आर वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सही बात है बेटा, दोनों सही हैं और ये इसका रीज़न है। पोटेंशियोमीटर वायर को हमें गलाना नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, इसलिए एलॉय का बनाते हैं और उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड होती है, और लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। तो एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, दैट इज ए ऑप्शन। एजर्सन रीजन का क्वेश्चन आपका ये बन गया। चलिए बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म वायर इज 10 वोल्ट पर मीटर, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज हाउ मच, 10 वोल्ट पर मीटर। यस बच्चों, 10 वोल्ट पर मीटर हमें दे रखा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, ओके, लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। अगर लेंथ 1 मीटर पुट करोगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, 10 इंटू एल। अच्छा एक सेकेंड पढ़ते हैं, 1 मीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ द वायर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर। मतलब बेटा लेंथ, अगर देखो पूरा तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो है वो 10 है, हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है अगर लेंथ हमारी हो जाए 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर का मतलब 0.25 मीटर। तो बच्चों हम लोगों को V निकालना है, 10 इंटू 0.25, दैट विल बिकम कितना, 2.5 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 19। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द सेल with a cell of length 240 centimeter on shutting the cell with resistance of 2 ohm। यस बच्चों, उसने क्या बोला, ऑन शंटिंग। शंटिंग का मतलब एग्जैक्टली शंट लगाने का मतलब होता है एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना। द बैलेंसिंग पॉइंट बिकम्स 120 सेंटीमीटर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बहुत बढ़िया बात है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या होता है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो R इज इक्वल टू होता है E/V -1 इंटू आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे E का मतलब होता है ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में वैल्यू हमें दे रखी है 240, जब हमारे बिना शंट के बिना, देखो बच्चे ओपन सर्किट में EMF मिलता है, बिना शंट के जो हमें मिला EMF मिला, और शंट के साथ जो मिला हमें वो वोल्टेज मिला। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 240 अपॉन में V कितना है, V इज़ 120, जब हमने शंट लगा दिया, -1, और रेजिस्टेंस कितना है, शंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 2। तो मित्रों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस इज 2 - 1, दैट विल बिकम 2 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा हमारा, 2 ओम आ जाएगा। चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्या कह रहा है, द सेंसिटिविटी ऑफ पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। बच्चों सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पे आप बढ़ा सकते हो, इंक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या नाम है दूसरा, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर, इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द वायर, डिक्रीजिंग द करंट थ्रू द वायर। मतलब करंट बढ़ा के, करंट घटा के, या फिर आप दूसरी चीज़ है पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ा घटा के क्वेश्चन ने बोला हुआ है। अब मित्रों इस क्वेश्चन को हमें बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। आई मीन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि हमें पोटेंशियल सेंसिटिविटी बढ़ानी है। बच्चों देखो सेंसिटिविटी का, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V/L। अगर हमें ज़्यादा सेंसिटिव रखना है चीज़ों को,
ज़्यादा सेंसिटिव रखना है तो देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, 2 वायर्स ले लिया और दोनों वायर्स में मुझे रेटिंग करनी है, मान लो 0 से 100 तक, इस पे भी 0 से 100 तक। अगर लेंथ ज़्यादा रखोगे तो आप छोटी छोटी वैल्यूज़ को दिखा पाओगे, वहाँ पे 0 से 1 के बीच हो सकता है आप 0.5 भी दिखा पाओ। लेकिन अगर आप लेंथ छोटी लोगे, लेंथ आप छोटी लोगे तो 0 1 2 3 ऐसे ही दिखा पाओगे, बीच की वैल्यूज़ को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो बच्चों ज़्यादा लेंथ आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा लेंथ में आप ज़्यादा सेंसिटिविटी, छोटी छोटी चीज़ों को आप पकड़ सकते हो, आप ऐसा समझो। तो हम लोग जब लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या चीज़ डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों घट जाएगा इस केस में। आप मेरी बात समझ पाए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए बच्चों, कुछ मिसलीनियस बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिक आ सकती हैं एग्ज़ाम में, जो बेसिक प्रॉब्लम्स बनती हैं एक्चुअली, यू हैव गॉट फ्रॉम दिस वीडियो कि आपको पता लग गया होगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएं। इन द मीटर ब्रिज कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। जी हाँ बच्चों, कॉपर स्ट्रिप्स कहाँ यूज़ की जाती हैं, कि मतलब क्यों यूज़ की जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, कॉपर स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाए, और जब दो वायर्स को हम जब मैग्नेटिन या कॉन्स्टेंटिन के वायर जोड़ते हैं तो बेटा उनके बीच में रेजिस्टेंस यहाँ पे घट जाए, इसका खुद का रेजिस्टेंस ना रहे। तो 22 विल हैव ए ऑप्शन विल बी एक्यूरेटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, in the potentiometer experiment the cell is balanced by the point 120 centimeter. When the cell is shunted by 5 ohm, the balance point is 80, the internal resistance अभी जो हमने किया that is E by V minus 1, E का मतलब हो गया ओपन सर्किट में, और 120 डिवाइड बाई 80 माइनस 1 इंटू 5 करेंगे, कैंसिल करेंगे और इसको कर देंगे हम लोग सॉल्व करने पे आंसर 2.5 ओम आ जाएगा। यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द रिजल्ट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इन द सर्किट ए एंड बी आर द एमीटर एंड वोल्ट मीटर रेस्पेक्टिवली द रीडिंग। बच्चों देखो, एमीटर एंड वोल्ट मीटर, एमीटर का मतलब करंट पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है। नेट जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा V बाई आई। V बाई आई का मतलब हो गया आपका यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा, यस गाइज एंड गर्ल्स, जो हमारा करंट हो जाएगा सर्किट में दैट विल बी V बाई आई, दैट इज़ 2/2, दैट इज़ 1 एम्पेयर, दैट इज़ 1 एम्पेयर। एक सेकेंड, ओहो करंट इसमें ना बच्चों, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें 1 एम्पेयर तो हो जाएगा। उसने पूछा द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, एम मीटर की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, एम मीटर की छोड़ देते हैं बेटा। इसके अक्रॉस, एम मीटर के अक्रॉस पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया है, तो वोल्ट मीटर तो कोई भी रीडिंग देगा ही नहीं, जीरो देगा। करंट इसमें से 1 एम्पेयर फ्लो करेगा, वो हमने निकाल लिया, लेकिन द वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर पूछा था, दैट इज जीरो ओनली, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे एमीटर में कोई भी वोल्टेज विथस्टैंड नहीं करेगी, सारा करंट को गो थ्रू, पास थ्रू कर देगी आगे। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, वी हैव टू रीड इट केयरफुली देन वी हैव टू सॉल्व इट। क्या कह रहा है बच्चों, a 2 volt potentiometer is used to determine the internal resistance of 1.5 volt cell. The balance point in the open circuit का मतलब EMF is this one when 10 ohm connected across the, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों। E by V की जगह आ जाएगा L1 by L2 into R। बच्चों अभी भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, E बाई बी माइनस 1 इंटू आर, और E बाई वी, E इज अक्रॉस लेंथ अक्रॉस L1 एंड V इज लेंथ अक्रॉस L2 इंटू आर हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट लेंथ अक्रॉस L1 L2 की बात कर रहे हैं हम लोग। यस बच्चों, तो हमें L1 और L2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने। L1 कितना हो जाएगा जल्दी से देखेंगे हम लोग, दैट इज 75 डिवाइड बाई 60 माइनस 1 इंटू आर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी विल गेट 2.5 ओम्स। यस बच्चों, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। जी हाँ बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन एग्जैक्टली, क्वेश्चन कह रहा है बी प्रिफर पोटेंशियोमीटर विद अ लॉन्ग ब्रिज वायर। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन ने बोला है कि हम लोग लॉन्ग ब्रिज वायर पोटेंशियोमीटर को हम लोग प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा होती है। अभी हमने पढ़ा था B बाई एल मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम और सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा होती है। बाय डूइंग दिस सेंसिटिविटी इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ लॉन्गर वायर पर यूनिट लेंथ। बिल्कुल सही है, असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और असर्शन का एग्जैक्ट रीज़न है हमारा एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए। बच्चों बिल्कुल भी इस बात से परेशान, अच्छा एक क्वेश्चन और है क्या, सॉरी
To compare the two EMFs, yes बच्चों 27 number question we have to solve. To compare the EMFs of the two cell using potentiometer, the EMF of the cell is auxiliary circuit must be greater than. Yes बच्चों क्या कह रहा है, must be greater than the EMF of both the cells. ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जो ऑक्सिलरी जो ड्राइव करता है पोटेंशियोमीटर की, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए बाकी सेल से. रीज़न क्या है दे रखा है इसने, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर शुड बी द यूनिफॉर्म एंड दिस इज ऑलवेज शुड द कैप. बेटा ये एक्चुअली में तो सही है, लेकिन इसका रीज़न नहीं हुआ. इसका एरिया कांस्टेंट रहेगा तो यूनिफॉर्मली करंट फ्लो करेगा, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है. तो ए और बी दोनों सही हैं. आप अगर ये देखना चाहते हो तो कंपेयर मतलब ईएमएफ कंपेयर करने के लिए जो ऑक्सिलरी बैटरी होती है, जो ड्राइविंग बैटरी होती है, उसका ईएमएफ ज़्यादा होगा किससे, जो बैटरी हम यूज़ करते हैं वो कंपेयर करने के लिए. लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर शुड बी यूनिफॉर्म एंड करंट थ्रू द वायर शुड बी केप्ट कांस्टेंट. जी हाँ बच्चों, ये भी सही है. दोनों अपने आप में दोनों जो एजर्शन है, दोनों जो लॉज, वो तो सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये. तो assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion, that is B. बच्चों आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी. कुछ बेसिक थे, कुछ डाटा हमने इसीलिए लिया है कि बेसिक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है. डोंट टू वरी, हम लोग बेसिक से जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे. तो अभी हमने बेसिक क्वेश्चन की सीरीज़ करी है. अब जस्ट आफ्टर दिस वन हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे. अपने दोस्तों को, चैनल दोस्तों शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको नहीं पता बेटा इस एमसीक्यू को देखने के बाद आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन सा क्वेश्चन सीधे उठ के एग्ज़ाम में आ जाएगा और आप टिक करके आ जाएंगे. और जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यू विल गॉट सेलेक्टेड इन दोज. ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों.